मेरी बेटी 19 साल की थी। जब भी कॉलेज से वापस आती तो अपना पेट पकड़कर रोने लगती और उसे चक्कर आते, लेकिन हर बार डॉक्टर को दिखाने से साफ इनकार कर देती। मुझे उस पर शक हुआ तो मैंने एक दाई को अपने घर बुलाया। बेटी का चेकअप करवाया तो दाई सर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी कि इसकी शादी आज ही मेरे 14 साल के बेटे से करवा दो, नहीं तो गजब हो जाएगा। मैं तो डर गई और उसकी शादी दाई के बेटे से कर दी। शादी के 2 दिन बाद ही वह ठीक होने लगी। एक दिन रात जानने के लिए मैं चुपके से उसके कमरे में जाकर अलमारी में छुप गई तो देखा वह 14 साल का बच्चा मेरी बेटी के साथ। मेरा नाम मीना है और मेरी बड़ी बहन का नाम गीता। हमारे माता पिता की हम 2 ही संतानें थीं। हमारे माँ बाप ही हमारे लिए सब कुछ थे। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते हैं, ना ही कभी उनका बुरा चाहते हैं। उनकी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह अपने बच्चों के साथ अच्छे से अच्छा करें ताकि वह अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें। लेकिन कभी कभी कुछ औलादें खोटा सिक्का निकल जाती हैं। मेरी बहन की ज़िंदगी की कहानी मेरे अतीत से जुड़ी हुई है। जब मुझे ये लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, पर ऐसा नहीं था। कभी कभी सालों बाद भी हमारा अतीत हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, जैसे कि कई सालों बाद मेरा अतीत मेरे सामने आ गया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी बहन मुझसे 2 साल बड़ी थी। जब हम लोगों ने कॉलेज जाना शुरू किया, उस वक्त मेरी बड़ी बहन का बर्ताव मेरे प्रति बिल्कुल ही बदल गया। वह हर समय अपने आप में ही मगन रहती थी। एक दिन मेरी सहेली की दोस्त ने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन के पास फ़ोन है और वह किसी लड़के से बात करती है। उस वक्त मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतता गया तो मैंने ये नोटिस किया कि मेरी बहन रात को सबके सो जाने के बाद छुपकर दूसरे कमरे में चली जाती है और कुछ टाइम से वह बहुत ज़्यादा ही खुश लगती थी। जब मैंने इस सब की वजह पूछी तो उसने मुझसे कहा कि तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। वह अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देती थी। मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो कहने लगी कि मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, मेरी तो इच्छा है कि तुम खूब पढ़ो और पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ। मैंने कहा कि पढ़ लिख कर कुछ बनने का सपना तो तुम्हारा भी था। तो कहने लगी कि समय के साथ साथ इंसान के सपने और सोच बदल जाती है, इसलिए अब मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। एक दिन जब मेरी माँ हमारा बिस्तर ठीक कर रही थी तो उन्हें मेरे तकिए के नीचे से एक मोबाइल मिला। वह मुझसे पूछने लगी कि मोबाइल किसका है। मैंने माँ से कहा कि मुझे नहीं पता कि मोबाइल कहाँ से आया। उस वक्त मेरी बहन बोली कि माँ ये झूठ बोल रही है, ये इसका ही मोबाइल है, मैंने खुद ये मोबाइल इसके पास देखा था। माँ ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और वह मोबाइल अपने पास रख लिया। मेरी बहन यह सब देखकर हंसने लगी। अब मुझे समझ आ गया था कि मेरी बहन अपना मोबाइल मेरे पास ही छुपाती थी ताकि जब मैं उसके मोबाइल को ढूंढने की कोशिश करूं तो वह मुझे ना मिल पाए। इसके बाद से माँ ने मेरा कॉलेज जाना बंद करवा दिया और वह मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई। मुझसे बात भी नहीं करती थी। जब पापा ने पूछा कि मैं कॉलेज क्यों नहीं जा रही हूँ तो उन्होंने कह दिया कि उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसीलिए घर पर रहकर ही पढ़ाई कर रही है, आप परेशान ना हो। मेरी दीदी की वजह से मेरी माँ मुझ पर शक कर रही थी, जिस कारण मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन मेरे पास मेरी बेगुनाही का कोई भी सबूत नहीं था। एक दिन पापा जब बाहर से घर लौट कर आए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने दीदी का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये सुनने के बाद दीदी माँ से कहने लगी कि ये रिश्ता उनकी मर्जी का नहीं है, क्योंकि वह किसी और लड़के को पसंद करती है। माँ ने दीदी को बहुत समझाया, लेकिन दीदी ने माँ की कोई भी बात नहीं मानी। इस सब के बाद माँ को मेरी बात पर विश्वास हुआ कि मैं सच कह रही थी कि वह मोबाइल मेरा नहीं बल्कि दीदी का था। अब मैंने एक बार फिर से कॉलेज जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब सारा सच माँ के सामने आ चुका था। जब दीदी की शादी की बातें और जोर शोर से होने लगी तो एक दिन उन्होंने खुद पापा से कहा कि वह अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है और वह किसी भी हाल में उनके दोस्त के बेटे से शादी नहीं करेंगी। वह कहने लगी कि उन लोगों के घर में खाने पीने तक को कुछ भी नहीं है, जबकि हम लोग तो कितने अमीर हैं। वहाँ तो मेरी ख्वाहिशें, मेरे सपने किसी भी तरह से पूरे नहीं हो सकते हैं। पापा ने कहा कि गीता, मैं अपने दोस्त को जुबान दे चुका हूँ
और कुछ ही दिनों बाद उसके बेटे पूरब की नौकरी भी लगने वाली है। और तुम फिक्र क्यों करती हो? जो कुछ मेरा है वह सब तुम दोनों बहनों का ही तो है। मैं कौन सा उसे अपने साथ लेकर ऊपर जाने वाला हूँ। इसलिए मैं अब इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन दीदी भी अपनी जिद पर अड़ी रही। कहने लगी कि अगर आप लोगों ने मेरे साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती की तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी, लेकिन किसी भी हाल में पूरब से शादी नहीं करूंगी। दीदी की बात सुनकर माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई। इधर पापा के दोस्त भी शादी के लिए जल्दबाजी कर रहे थे, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और वह यही चाहते थे कि उनकी आंखें बंद होने से पहले वह अपने बेटे की शादी कर दें। लेकिन दीदी तो शादी के लिए तैयार ही नहीं थी। एक दिन दीदी माँ से बोली कि मैं पूरब से कुछ बात करने जा रही हूँ। तो माँ ने कहा कि तुम मीना को अपने साथ लेकर जाओ। दीदी कहने लगी, आखिर कब तक आप लोग मुझे बंद करके रखेंगे? आप बेफिक्र रहें, मैं घर से भाग नहीं रही हूँ। इतना कहकर वह घर से चली गई। जब शाम को दीदी घर वापस आई तो वह बहुत खुश लग रही थी। माँ भी उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई। उन्होंने सोचा कि शायद पूरब ने उन्हें शादी के लिए मना लिया होगा, क्योंकि पूरब तो दीदी को बहुत पसंद करते थे। लेकिन घर में सभी लोग इस बात से अनजान थे कि उनकी बेटी, जिसे उन्होंने बहुत लाड़ प्यार से पाला था और कभी भी किसी बात की कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, वह उनकी इज्जत मिट्टी में मिला रही थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी तो मैंने दीदी को एक लड़के के साथ बाइक पर कहीं जाते हुए देखा। मैं लड़के का चेहरा देख नहीं पाई, लेकिन दीदी अक्सर पूरब से मिलने जाया करती थी, तो मैंने सोचा कि वह पूरब के साथ ही होंगी। लेकिन उस दिन जब मैं घर लौट कर आई तो मैंने पूरब को हमारे घर पर ही बैठे हुए देखा। उस दिन माँ को भी इस बात का पता चल चुका था कि दीदी उनसे पूरब के नाम पर झूठ बोल कर गई हैं। माँ ने अपनी इज्जत की खातिर पूरब से झूठ बोल दिया कि दीदी किसी सहेली से मिलने उसके घर गई है। यही नहीं, दीदी ने यहाँ तक झूठ बोला कि जो उनके पास मोबाइल है वह उन्हें पूरब ने ही दिया है। अब मैं ये समझ चुकी थी कि दीदी हम लोगों से हर वक्त झूठ बोलती रहती है, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि वह कितना गलत कर रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी पापा ने जो फैसला उनके लिए लिया है उसी में उनकी भलाई है। पूरब के घर के हालात भले ही हमारे जितने अच्छे नहीं थे, लेकिन वह पढ़े लिखे थे और उन्हें नौकरी मिलने वाली थी, तो आने वाले समय में सब कुछ अच्छा हो जाता। अगले दिन जब पूरब के घर वाले शादी की डेट को फिक्स करने के लिए आए तो 1 महीने बाद की तारीख तय कर दी गई। उसी वक्त दीदी जब घर आई तो उन सबको वहां बैठा देखकर हैरान रह गई। पूरब की माँ उठी और दीदी के सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी और उनकी बलाएं लेने लगी, लेकिन दीदी ने तो उनका हाथ झटक दिया और अपने कमरे में चली गई। माँ ने बात को संभालते हुए उनसे कहा कि शायद शर्मा गई होगी। उनके जाने के बाद मैं दीदी के कमरे में उन्हें मिठाई खिलाने के लिए गई तो उन्होंने मिठाई की प्लेट को फेंक दिया और चीख चीख कर कहने लगी, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बिना आखिर कैसे कर लिया? तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं किसी भी हाल में उस लड़के से शादी नहीं करूंगी और तुम में से कोई भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैंने दीदी से कहा कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम पूरब से शादी क्यों नहीं करना चाहती? आखिर उसमें कमी क्या है? मेरी बात सुनकर दीदी मुझसे बोली कि अगर तुम्हें वह लड़का इतना ही पसंद है तो तुम ही उससे शादी कर लो और मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने उस दिन दीदी को बहुत समझाया कि मम्मी पापा की यही इच्छा है कि आपकी शादी पूरब से हो। वह आपसे बहुत प्यार करते हैं। कम से कम इतना तो सोचो कि आज तक तुमने जो भी कहा है मम्मी पापा ने हमेशा तुम्हारी बात मानी है, लेकिन अब तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें माँ बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है? तभी माँ भी कमरे में आ गई और हाथ जोड़कर दीदी से कहने लगी, बेटी कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल करो और ये शादी कर लो। लेकिन दीदी ने किसी की भी नहीं सुनी और उठकर कमरे से चली गई। माँ पापा के पास गई और उन्हें बताया कि गीता दीदी कह रही है कि पूरब की शादी मेरे साथ करवा दी जाए, क्योंकि वह तो उसी लड़के से शादी करेंगी जिसे वह पसंद करती हैं। ये सुनकर पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगे और अचानक ही उनकी तबीयत भी खराब हो गई। तो माँ ने पापा को समझाया कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, गीता अभी नादान है, जब उसकी शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस उम्र में बच्चे ऐसी गलतियाँ करते हैं, हमारा फर्ज है कि हम उन्हें समझाएं और सही रास्ता दिखाएं। पापा ने कहा कि मुझे लग रहा है कि ये मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर ही रहेगी, लेकिन तुम भी गीता से साफ साफ कह दो
अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो मैं जिंदगी भर उसे माफ़ नहीं करूँगा। अगर उसे अपनी मर्जी से ही शादी करनी है तो फिर मेरी एक शर्त है, उससे कहो कि जिस लड़के से वह शादी करना चाहती है उस लड़के को घर पर बुलाए। मैं उसी दिन उसकी शादी उस लड़के से करके उसे विदा कर दूंगा, लेकिन इसके बाद उसके और हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा और इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए उसके लिए बंद हो जाएंगे और तुम भी उसे भूल जाना। सिर्फ इतना याद रखना कि अब हमारी बस एक ही बेटी है। ये सुनकर माँ रोने लगी। जब दीदी को ये बात पता चली तो उन्हें तो जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ, बल्कि उल्टा बहुत खुश हो गई। कहने लगी, बस एक बार मेरी शादी हो जाए, फिर मैं पापा को खुद मना लूँगी। मुझे पता है कि वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए वह मान जाएंगे। अब तो दीदी के पैर ज़मीन पर ही नहीं थे, वह तो आसमान में उड़ रही थी। उसी दिन शाम को दीदी ने उस लड़के को घर बुलाने के लिए फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। इधर पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अब वह अपने दोस्त से आखिर क्या कहेंगे। शादी के दिन भी करीब आ रहे थे और दीदी जिस लड़के को पसंद करती थी वह भी उनका फ़ोन नहीं उठा रहा था। इसी बीच पूरब और दीदी की सगाई हो गई। धीरे धीरे दीदी भी टेंशन के मारे बीमार सी रहने लगी और इधर पूरब को भी सब कुछ पता चल गया था। जब पूरब इस सब के बारे में दीदी से बात करने के लिए आया तो उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा बेइज्जत कर दिया। कहने लगी कि तुम्हारी आखिर हैसियत ही क्या है जो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। पूरब ने दीदी से कहा कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी ही नहीं थी तो तुमने शादी के लिए मना क्यों नहीं किया। तुम सगाई से पहले ही इनकार कर देती तो मैं तुमसे कभी भी रिश्ता करता ही नहीं। पर अब तो शादी की तारीख भी फिक्स हो चुकी है, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब मैं किसी भी हाल में पीछे नहीं हट सकता। अब बात मेरी और मेरे घर वालों की इज्जत पर आ चुकी है। दीदी ने कहा कि तुम्हें जो करना है वह तुम कर लो, लेकिन मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूँगी। इधर वह लड़का अभी तक दीदी का फ़ोन नहीं उठा रहा था। दीदी उस लड़के के घर भी गई जहाँ पर वह रहता था, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल सका। उसके पड़ोसियों ने भी उसके बारे में कुछ भी ठीक से नहीं बताया। तब फिर मजबूर होकर दीदी को पापा का फैसला मानना पड़ा। पापा ने भी दीदी को 15 दिन का समय दिया था और कहा था कि अगर वह लड़का अपने परिवार वालों के साथ आकर तुम्हारा रिश्ता मांगने आता है तो मैं तुम्हें उसके साथ विदा कर दूंगा, लेकिन अगर वह नहीं आया तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। और हुआ भी यही कि वह ना तो आया ना ही उसने दीदी का फ़ोन उठाया। अब घर में शादी की शहनाइयाँ बजने लगी, सब मेहमान आने शुरू हो गए थे और दीदी का रो रो कर बुरा हाल था। पापा ने दीदी को बहुत समझाया कि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते, वह उनकी सिर्फ खुशी चाहते हैं। पूरब एक बहुत अच्छा लड़का है और वह तुमसे पहले से ही प्यार करता है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तुम जिससे मोहब्बत करती हो वह लड़का अगर सच्चा होता तो जिस दिन उसे तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चल गया था उसी दिन वह मुझसे बात करने के लिए आता, लेकिन वह लड़का सिर्फ तुमसे दिल लगी कर रहा था, वह धोखेबाज था। लेकिन दीदी तो पापा की कोई बात समझ नहीं रही थी। वह उस लड़के के प्यार में अंधी हो चुकी थी, उसे सिर्फ अपना स्वार्थ ही नज़र आ रहा था। दीदी को तो मैंने पहले से ही देखा था कि वह शुरू से बस अपना ही सोचती थी। इधर दीदी की शादी के कुछ दिन पहले ही मेरे लिए एक रिश्ता आया था। मम्मी पापा भी उस रिश्ते से खुश थे, इसीलिए सिर्फ घर वालों की मौजूदगी में ही उन्होंने मेरा रिश्ता उस लड़के के साथ तय कर दिया। ये सब बहुत अचानक से हुआ। वह लोग हमें पहले से ही जानते थे और वह बहुत अच्छे लोग थे, इसीलिए वह बार बार आकर मम्मी पापा से मेरा रिश्ता काफ़ी दिनों से मांग रहे थे। पापा ने मुझे बताया कि उस लड़के ने मुझे पहले कहीं देखा हुआ था और तभी से वह मुझे पसंद करने लगा था, इसीलिए उसने अपने मम्मी पापा से कहलवा कर मेरा हाथ मांगा था। पापा ने कहा लड़का बहुत अच्छा है, खाते पीते घर का भी है। मैं इस बात से खुश थी कि चलो जिस लड़के से मेरा रिश्ता हो रहा है उसने मुझे पहले से ही देख रखा है। मैंने अभी तक सिर्फ लड़के की तस्वीर ही देखी थी। मेरे रिश्ते की बात जब दीदी को पता चली तो वह बहुत ज़्यादा नाराज़ होने लगी। कहने लगी कि क्या मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ जो आप मेरा रिश्ता एक कंगाल लड़के के साथ कर रहे हैं जो मेरी ख्वाहिशों को पूरा तक नहीं कर सकता। दीदी मुझसे बहुत ज़्यादा जल रही थी, इसीलिए उसे मेरी किसी भी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं था। मैंने दीदी को समझाया
कि किस्मत बदलने में देर नहीं लगती है। तुम देखना, जब पूरब की नौकरी लग जाएगी तो सब कुछ बदल जाएगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। इसी बीच मेरी होने वाली सास एक दिन मेरे घर आई और मेरे होने वाले पति से पहली बार मेरी बात करवाई। अब मेरी बहन की शादी का दिन आ गया था। वह तो सदमे की हालत में थी। मेरे चचेरी बहनें उनसे कहने लगी कि तुम तो ऐसे मुंह बनाकर बैठी हो जैसे कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती करी जा रही हो। हालांकि सच तो यही था जो कि वहाँ के लोगों को लग रहा था, पर माँ ने उन लोगों से बहाना बनाया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद वह दीदी को वहाँ से लेकर गई। इधर बारात भी आ चुकी थी। सब लोग बारात देखने चले गए। मैं भी बहुत खुश थी कि मेरी बहन की आज शादी है। जब पंडित जी ने दुल्हन को बुलाने के लिए कहा तो मेरी माँ दीदी को लेने के लिए गई, लेकिन वह अपने कमरे में नहीं थी। वह वहाँ से भाग चुकी थी और वह एक लेटर छोड़कर गई थी जिसमें लिखा था कि आप लोग मुझे शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं आप लोगों के लिए अपनी खुशियों को नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ये सुनते ही पापा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। पापा के दोस्त और उनकी फैमिली को भी सब कुछ पता चल चुका था। इधर बाहर सब लोग दुल्हन के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दीदी तो अपने पापा की इज्जत मिट्टी में मिलाकर चली गई थी। पापा रोते रोते कहने लगे कि आखिर मुझसे क्या गलती हो गई थी, ऐसी क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में जो मेरी बेटी ने एक बार भी मेरी इज्जत के बारे में नहीं सोचा। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, बाहर मैं सबसे क्या कहूँगा कि मेरी बेटी अपनी शादी छोड़कर चली गई है। पापा के दोस्त ने कहा कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अगर तुम्हारी एक बेटी हमारे घर की बहू नहीं बन सकी तो क्या, दूसरी बेटी तो बन सकती है। पापा ने मेरी तरफ देखा। मुझे उनकी आंखों में एक उम्मीद दिखाई दे रही थी। ये देखकर मैं अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। मैंने माँ से कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। पापा ने भी अपने दोस्त से कहा कि मीना का रिश्ता तो कहीं और तय हो चुका है, मैं उन लोगों से क्या कहूँगा। पापा के दोस्त ने कहा कि अरे रिश्ता तय ही तो हुआ है, शादी तो नहीं हुई। उनसे कह देना कि मीना की शादी जहाँ होनी थी वहाँ हमने कर दी। इस तरह से अचानक ही मेरी शादी पूरब से हो गई, जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज पूरब मेरे सामने मेरा पति बनकर खड़ा था। हम लड़कियों के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? क्यों हमेशा कुर्बानी हमें ही देनी पड़ती है? मेरी बहन के किए की सज़ा मुझे मिली थी और वह खुद न जाने कहाँ चली गई थी। किसी ने भी उसकी खबर नहीं ली। पापा ने भी कह दिया कि आज से वह हमारे लिए मर चुकी है। अब उसका हम लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं है। मैं अपने माँ बाप की दुआएं लेकर विदा होकर अपने ससुराल आ गई, लेकिन अभी मेरा इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ था। ज़िंदगी भी उन्हीं की परीक्षा लेती है जो पहले से ही बिखरे हुए होते हैं। माँ ने मुझे समझाया था कि सब कुछ भूलकर अब तुम्हें इस रिश्ते को अच्छे से निभाना होगा, क्योंकि अब से वही तुम्हारा घर है। जबकि हकीकत तो ये होती है कि एक लड़की का कभी कोई अपना घर होता ही नहीं है। वह हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। सारी उम्र माँ बाप के घर पर यही बात सुनती है कि वह पराया धन है, कल को उसे अपने घर जाना है। लेकिन जब शादी होकर ससुराल जाती है तो उसकी सास उसे यही कहती है कि अब ये तुम्हारा घर नहीं है जो तुम यहाँ अपनी चलाओ। जब मैं अपने ससुराल पहुँची तो मेरी सास का बर्ताव मेरे साथ अच्छा नहीं था, क्योंकि उनका कहना था कि उनके बेटे ने मुझसे मजबूरी में शादी की है। उस दिन पूरब भी बहुत ज़्यादा रोए, क्योंकि वह मेरी बहन से प्यार करते थे और उन्हें उसका धोखा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं भी यही सोच रही थी कि काश जब दीदी शादी से इनकार कर रही थी तभी ये लोग रुक जाते। मेरे पति ने भी मुझे साफ साफ कह दिया कि वह मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि मजबूरी में बनाया गया रिश्ता कभी कामयाब नहीं होता। इधर मैं जब भी अपने मायके जाती तो मेरी माँ मुझे समझाने लगती कि जो लड़कियाँ अपने पति का दिल जीतना जानती हों वह कभी भी हार नहीं मानती। तुम भी अपने पति के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करो। जब तुम उसका दिल जीत लोगी तो वह अपना अतीत भूल जाएगा। इधर पापा अब मुझसे और ज़्यादा प्यार करने लगे थे, क्योंकि मैंने उनकी इज्जत बचाई थी। पापा ने कहा कि मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हारे और पूरब के रिश्ते ठीक नहीं हैं, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वह एक शरीफ लड़का है, अभी उसके दिल को चोट पहुँची हुई है, इसीलिए वह तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन तुम देखना, एक समय आएगा जब तुम खुद मुझसे कहोगी कि पापा आपने मेरे लिए जो फैसला किया था वह सबसे अच्छा था। मैं पापा के गले लगकर रोने लगी।
मैं हमेशा इसी कोशिश में लगी रहती थी कि अपने पति और ससुराल वालों का दिल जीत सकूं। मेरे ससुर तो बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरी सास और नंद मुझे पसंद नहीं करती थी। ऐसा नहीं था कि मैं अपनी बहन से ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, बस वह लोग मुझसे इसलिए नाराज़ थे क्योंकि मेरी बहन ने उन लोगों के साथ जो किया उससे उनका बहुत ज़्यादा दिल दुखा था, इसीलिए उसका गुस्सा मुझ पर निकलता था। अब मेरे पति को नौकरी मिल गई थी और उन्हें कंपनी की तरफ से घर और गाड़ी भी मिली थी। इस पर मेरे ससुर ने कहा कि मीना के कदम हमारे घर के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ हैं, लेकिन मेरी सास और ननद ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं था क्योंकि हर इंसान को उसके नसीब का ही मिलता है। समय भी धीरे धीरे निकल रहा था और मैं इधर कोशिश करती थी कि मैं अपने पति के दिल में अपने लिए जगह बना सकूं, लेकिन मैं जब भी उनका दिल जीतने की कोशिश करती तो मुझे सिर्फ हार ही नसीब होती। वह मुझसे कहते भी कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं कभी भी उनके दिल में जगह नहीं बना सकती। उन्होंने मुझसे कहा कि वह मौका देख रहे हैं, मौका मिलते ही वह मेरे पापा से बात करेंगे और मुझे छोड़ देंगे। कुछ दिनों बाद मम्मी की कॉल आई, खबर मिली कि पापा का देहांत हो गया है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैं चक्कर खाकर वहीं पर बैठ गई। मेरे ससुर ने मुझसे कहा कि बेटी अपने आप को संभालो, अभी तुम्हें अपनी माँ को भी संभालना है। मैं अपने मायके गई तो मेरे पापा की लाश वहाँ पड़ी थी। वहाँ बैठे लोग आपस में बातें कर रहे थे। जवान बेटी घर से भाग गई। बाप बेचारा कब तक ये बेइज्जती बर्दाश्त करता। और भी पता नहीं लोग क्या क्या बातें कर रहे थे। माँ की हालत भी बहुत खराब थी। अब माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मेरे ससुर ने कहा कि मैं उन्हें अपने साथ अपने घर पर लेकर आ जाऊं ताकि मैं उनका ख्याल रख सकूं। मेरी माँ मेरे ससुराल में नहीं रहना चाहती थी, लेकिन माँ की ऐसी हालत नहीं थी कि वह घर पर अकेली रह सके। मेरी शादी को 5 महीने हो चुके थे। इसी बीच मेरे नंबर पर किसी अनजान आदमी की कॉल आई और कुछ फ़ोटो जिसको किसी लड़के के साथ एडिट किया गया था वह मुझे भेजी गई। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि मेरी ये फ़ोटो इस लड़के के पास कैसे गई। अब वह मुझे फ़ोन पर ब्लैकमेल कर रहा था और कुछ दिन बाद मुझे पता चला ये वही लड़का था जिससे पहले मेरा रिश्ता तय हुआ था। मैं भगवान का शुक्र अदा कर रही थी कि ऐसे फ्रॉड लड़के से उसने मुझे बचा लिया था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये सब कुछ मेरे पति को ना पता चल जाए, इसलिए मैं अपना फ़ोन बंद रखती थी। अब वह मेरे पति के नंबर पर कॉल करने लगा था। मेरे पति का बर्ताव भी मेरे साथ अच्छा हो गया था, लेकिन मैं हमेशा इसी डर में रहती थी कि कहीं वह लड़का ये फ़ोटो मेरे पति को ना सेंड कर दे और वह मुझे छोड़ ना दे। एक दिन मेरे पति के पास किसी का फ़ोन आया और वह अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ गए। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो वह कहने लगे कि तुम्हें एक बात बतानी थी, लेकिन तुम्हारे पापा के देहांत की वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पाया था। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, बताइए मुझे। उन्होंने मुझे बताया कि जिससे तुम्हारा रिश्ता पहले तय हुआ था वह वही लड़का था जिससे तुम्हारी बहन शादी करना चाहती थी और उसके साथ घर छोड़कर भाग गई थी। लेकिन वह लड़का अच्छा नहीं है। जब तुम्हारी बहन की शादी की तारीख तय हुई थी तो उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा क्योंकि उसके पास तुम्हारे बहुत सारे फ़ोटो थे और वह तुम्हारी बहन ने ही उसे दिए थे क्योंकि गीता ने तुम्हारे नाम से ही उस लड़के से बात करनी शुरू की थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने उस लड़के को सब कुछ बता दिया था। तब उस लड़के ने कहा था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और उसने ये सब तुम्हारे पापा की जायदाद के लिए किया था। उसने पहले ही सब कुछ पता कर लिया था कि तुम्हारे पापा के पास कितनी ज़मीन जायदाद है, लेकिन तुम्हारी बहन यही समझती रही कि वह उसे सच्ची मोहब्बत करता है, इसीलिए जो वह लड़का कहता था वह वही करती थी और उसी के कहने से शादी वाले दिन वह घर से भाग गई। जब उसने तुम्हारी बहन से जायदाद की बात की तो उसे पता चला कि सब कुछ तुम्हारे नाम पर है क्योंकि तुम्हारे पापा ने पहले ही सब कुछ तुम्हारे नाम पर कर दिया था। उसका प्लान तुम दोनों बहनों को बर्बाद करने का था। उसने सोच रखा था कि एक से शादी कर लूँगा और दूसरी को भी अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर रखूँगा।
इस तरह से तुम्हारे पापा की पूरी जायदाद उसे मिल जाएगी। लेकिन उसका सारा प्लान फेल हो गया, तो उस लड़के ने तुम्हें तुम्हारे फोटो से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मुझे लगा था कि शायद तुम भी अपनी बहन की तरह धोखेबाज हो, पर ऐसा नहीं है। जब वह तुम्हारे नंबर पर कॉल करता तो तुम घबरा कर फ़ोन काट देती और फ़ोन बंद कर देती थी। मैं ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। फिर एक दिन मैंने तुम्हारे मोबाइल से वह नंबर लिया और अपने दोस्त से उस नंबर की इन्फॉर्मेशन निकलवाई। फिर मैं उस तक पहुंच गया। जिस दिन तुम्हारे पापा की डेथ हुई उसके अगले दिन ही तुम्हारी बहन का मेरे पास फ़ोन आया था और वह मुझसे अपने किए की माफ़ी मांग रही थी। उसने मुझे बताया कि उस लड़के ने उसे धोखा दिया है। वह कहता है कि अपने पापा से पैसे लेकर आओ, लेकिन सब कुछ तो मीना के नाम पर है, मैं कहाँ से ला कर दूँ। इसलिए उस लड़के ने मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया और मुझसे शादी भी नहीं की। अब तुम्हारी बहन घर आना चाहती है। अब पता चला है कि वह लड़का जेल में है और पहले से ही शादीशुदा था और उसके बच्चे भी हैं। उसकी पत्नी ने उसके ऊपर केस कर दिया। उसकी पत्नी ने ही मुझे सब कुछ बताया है। मैंने अपने पति से कहा कि आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि वह लड़का मेरे बारे में सच कह रहा है या झूठ। मेरे पति ने कहा, तुम्हारे पापा ने एक बार मुझसे कहा था, कभी भी मेरी मीना पर शक मत करना। इसलिए नहीं कि वह मेरी बेटी है, बल्कि इस वजह से उसने अपने बाप की इज्जत बचाई है और अब वह तुम्हारे घर की इज्जत है। तुम भी अपना अतीत भूलकर मीना को अपना लो, क्योंकि जो बेटी बाप की इज्जत के खातिर अपना सर झुका देती है वह बहुत पाक दामन और सच्ची होती है। वह कभी भी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ेगी। मेरे पति मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मैं सोच रही थी कि मेरे पापा ने मुझसे सही कहा था कि पूरब बहुत अच्छा लड़का है और मैं उसके साथ बहुत खुश रहूँगी। उसने मेरे कहे बगैर ही सब कुछ संभाल लिया था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। फिर मेरी बहन एक दिन घर आई और सबसे माफ़ी मांगने लगी, लेकिन किसी ने भी उसे माफ़ नहीं किया। अब वह दर दर की ठोकरें खा रही थी। मेरी शादी को भी 3 साल हो गए थे और मैं प्रेग्नेंट थी। अब मेरी सास का बर्ताव भी मेरे साथ अच्छा हो गया था। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैंने भी सब कुछ भूलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी। कुछ दिनों बाद ही मेरे घर में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया था। मेरा पति बहुत खुश था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मेरे बच्चे स्कूल से कॉलेज जाने लगे। मेरे 2 बच्चे थे। सबसे बड़ी मेरी बेटी थी। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी वह बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होने लगी थी। अपने भाई से भी लड़ती रहती थी और हमसे भी अच्छे से बात नहीं करती थी। पता नहीं क्यों वह मुझसे दूर होती जा रही थी। जब मैं उससे वजह पूछती तो वह कहती कि मम्मी आप तो मेरे पीछे पड़ी रहती हो। वह सिर्फ अपने कमरे में अकेली रहती थी, किसी से बात भी नहीं करती। फिर एक दिन मेरी बेटी का रिश्ता आया तो हमने मना कर दिया, क्योंकि वह अभी पढ़ रही थी और अभी हमारा उसकी शादी का कोई इरादा नहीं था। लेकिन वह लोग पता नहीं कैसे थे, हमारे मना करने के बाद भी बार बार हमारे घर पर रिश्ता लेकर आने लगे। जब हमने उनकी बात नहीं मानी तो वह धमकियों पर उतर आए। मेरे पति ने उन लोगों की छानबीन की तो जो पता चला उसे सुनकर तो हम सब के होश उड़ गए। इतने सालों बाद आज मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। इधर कुछ दिनों से मेरी 19 साल की बेटी जब भी कॉलेज से वापस घर आती तो अपना पेट पकड़कर रोने लगती और कहती कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। जब मैं उससे कहती कि बेटा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं तो वह मना कर देती। मुझे उस पर शक हुआ, इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे गांव की एक मशहूर दाई थी, क्यों ना उसे घर बुलाकर अपनी बेटी का चेकअप करवा लेती हूँ। जब दाई ने मेरी बेटी का चेकअप किया तो उनकी बात सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वह मुझसे कहने लगी, अपनी बेटी की शादी आज ही मेरे 14 साल के बेटे के साथ कर दो, वरना वह मर जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसकी शादी उसी दिन कर दी। मुझे ये बात बहुत हैरान कर रही थी कि शादी के बाद वह सही होने लगी थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये क्या राज हो सकता है।
इसलिए मजबूर होकर एक दिन मैं चुपचाप अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गई। तब मुझे पता चला कि मेरी बेटी की शादी जिससे हुई है वह कोई 14 साल का लड़का नहीं, बल्कि वह उस आदमी का बेटा था जो आदमी मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आया था। और इस आदमी ने मेरी बहन को भी धोखा दिया था, साथ साथ मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि तुम दाई की बातों में मत आओ, हमारी बेटी को कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि जिस पर मैं भरोसा कर रही थी उसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया था। दाई के साथ साथ मेरी बेटी ने भी मुझे धोखा दिया था। वहाँ मुझे देखते ही मेरी बेटी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह मुझसे कहने लगी कि मम्मी, मैं विजय से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने ये सब कुछ नाटक किया, आप मुझे माफ़ कर दें। मैंने उससे कहा कि तुम बिल्कुल अपनी मौसी पर गई हो, उसने भी ऐसे ही अपने माँ बाप को धोखा दिया और भाग गई थी। और इस लड़के का बाप तो ऐसा नाग है जो कभी भी डसना नहीं भूलता। मेरी बहन ने मेरे हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया था। वह चाहती थी कि मैं अपने पति को छोड़ दूं और पूरब उससे शादी कर ले, क्योंकि अब पूरब के हालात बहुत बदल चुके थे। आज पूरब के पास गाड़ी बंगला सब कुछ था, जिसकी वजह से वह उससे शादी करना चाहती थी। इधर हमने अपनी बेटी को भी समझाने की बहुत कोशिश की कि वह लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन वह बात मानने को तैयार ही नहीं थी। पेट दर्द का नाटक और ये सारा प्लान उन लोगों ने इसीलिए मिलकर किया था, ताकि वह हमें बेवकूफ़ बनाकर ये शादी कर सकें। फिर एक दिन मेरी बेटी रोती हुई घर आई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। बोली, मम्मी मैं भटक गई थी, मौसी ने मुझे आपके खिलाफ़ कर दिया था, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल गया है। उन्होंने आपके बारे में मुझे जो भी कहा था वह सब गलत था। मेरे पति ने मुझे डाइवोर्स दे दिया है और धक्के मार कर घर से निकाल दिया है। लेकिन पूरब ने बेटी को माफ़ नहीं किया और कहने लगे कि हमारी आज से कोई बेटी नहीं है। मैंने अपने पति से कहा कि मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। हमारी बेटी से भूल हो गई थी, इसे माफ़ कर दो। मेरे पति ने मेरी बेटी को माफ़ कर दिया और हम सब लोग एक खुशहाल ज़िंदगी बिताने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।